नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन टुडे 24x7 पर। 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी ने 3 प्रदेशों में भारी बहुमत से जीत प्राप्त की, जिसका सीधा असर ये हुआ कि महागठबंधन के बीच में मायूसी की लहर आ गई। एक बार ऐसा लगा कि जैसे कि इन 5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, 3 में भारतीय जनता पार्टी जीती, 1 के बीच में कांग्रेस ने तेलंगाना के बीच में भारी बहुमत से जीत प्राप्त की और वहाँ पर सरकार जो है अब कांग्रेस की बनेगी। बाकी 3 प्रदेशों के बीच में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जहाँ की जश्न का माहौल है, 3 प्रदेशों में भारी बहुमत से जीते हैं, वहाँ पर अभी सरकार को लेकर काफ़ी बड़े पेच फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के बीच में भी कौन मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होगा, अभी तक ये केंद्र के द्वारा तय नहीं किया गया है, ना ही राजस्थान के बीच में, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि लग रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की सीएम बनने की पारी इस बार आसान होने वाली नहीं है। और यही कारण है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। घर में एक मीटिंग बुलाई जिसमें कहा तो जा रहा है कि 70 विधायक आए, लेकिन हमारा अनुमान है कि जैसे कि वसुंधरा राजे सिंधिया के खेमे के 80 विधायकों ने चुनाव लड़ा था, अगर उसमें से 70 या 80% भी आए होंगे तो लगभग 47 या 48 विधायक ने वसुंधरा राजे सिंधिया की मीटिंग के बीच में भाग लिया। जहां एक तरफ थोड़ा सा महागठबंधन को झटका लगा, वहीं मायूसी के माहौल में नीतीश कुमार जी ने तलवारें खींच ली है। तलवार खींचने का मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार पटना के बीच में कोई कर्तव्य करेंगे, कर्तव्य दिखाएंगे, लेकिन अब उन्होंने कमर कस ली है कि वो उत्तर प्रदेश के बीच में 1 जनवरी के बाद, जनवरी के शुरुआती हफ्ते में कभी भी उत्तर प्रदेश के बीच में रैलियों का दौर शुरू कर सकते हैं। और वो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं वहीं से ताल ठोक रहे हैं और वो भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के बीच में रैलियां करते हैं और प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी से ही चुनाव लड़ते हैं, तो इसके परिणाम जो हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल नहीं होंगे। क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें तो इतिहास में हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी अगर साम्राज्य है या कोई भी परिवार है, कोई भी वंश है, तो उसका जो पतन हुआ है उसमें कोई भीतर का ही व्यक्ति होता है, भीतर से ही घात होता है, तभी परिवार का या साम्राज्य का पतन होता है। तो वैसे तो अगर हम बात करें तो महागठबंधन में बहुत सारे योद्धा हैं। ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, हेमंत सोरेन हैं, बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो कि इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उद्धव ठाकरे हैं, नीतीश कुमार हैं, शरद पवार हैं। तो बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो कि कभी भी किसी भी स्थिति में, कैसी भी गंभीर से गंभीर स्थिति हो, उसमें परिणाम बदलने में सक्षम हैं। लेकिन अगर हम आज बात करेंगे उन 2 योद्धाओं की जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ काफ़ी समय तक रहे और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो ये गुजरात लॉबी है उसकी क्या रणनीति है, कैसे वो चुनाव प्रभावित करते हैं, कैसे वो चुनाव जानते हैं। हाँ, वो दोनों महारथी हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना के मुखिया और नीतीश कुमार, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने सरकार चलाई है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को तोड़ा है, शिवसेना के कार्यालयों में कब्जा किया है, शिवसेना के जो चुनाव निशान था उसको छीना है, तब से उद्धव ठाकरे बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं
और अगर बात करें तो उसके बाद जो चुनाव हुए हैं शिवसेना टूटने के बाद, तो महाआघाड़ी ने सारे चुनाव जीते हैं, चाहे वो काउंसिल्स का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे मंडी बोर्ड का चुनाव हो, सारे के सारे चुनाव जो है महाआघाड़ी ने जीते हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। और जो उनके दो वहाँ पर इस समय जो सरकार चला रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसके बीच में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार उप मुख्यमंत्री हैं और शिंदे जो कि शिवसेना को ही छोड़कर गए हैं, वो अभी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और देवेंद्र फडणवीस वो मुख्यमंत्री है। इन तीनों की अगर हम बात करें तो आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है। ये तीनों एक दूसरे को देखना तक भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस स्थिति के बीच में महाराष्ट्र के बीच में क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति 2024 के लोकसभा चुनाव में रहने वाली है, इसका आकलन आप आसानी से कर सकते हैं। अगर वहाँ पर 48 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी अगर 16 सीटें भी जीत जाती है तो ये एक बहुत बड़ी नरेंद्र मोदी जी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जो कि आज की इस समय स्थिति है। जैसे कि हमने भी आपको बताया कि नीतीश कुमार जी ने ताल ठोक ली है। अगर नीतीश कुमार जी का जो प्रभाव है वो जैसे झारखंड में, बिहार में, उत्तराखंड में इस समय जैसे कि उनका ये जो रैलियां करेंगे इसका प्रभाव पड़ेगा, तो हम बात करें तो झारखंड की 14 सीटें, 40 सीटें बिहार की और 80 सीटें अगर हम बात करें तो यूपी की, इनके ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। इन सीटों की अगर हम टोटल गिनती करें तो ये लगभग सीटें बनती हैं 134, जिसमें से पिछली बार 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 115 सीटें जीती थी। यदि नीतीश कुमार पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश के बीच में, झारखंड के बीच में, जहाँ की सीएम हेमंत सोरेन है जो कि तेजस्वी यादव के बहुत अच्छे दोस्त हैं और नीतीश कुमार जिनको कि अपना भांजा मानते हैं, यूपी के बीच में भी अगर बात करें तो अखिलेश यादव है जिनकी कि यादव वोट पर, मुस्लिम वोट पर तगड़ी पकड़ है, जयंत चौधरी हैं जिनकी कि जाट समाज के वोटों के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है। तो ये जो चुनाव है, ये चुनाव इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद जो है कुर्मी समुदाय से आते हैं, जिनकी कि कहीं पर 6% वोट, कहीं पर 8% वोट और कहीं पर अगर हम बात करें तो 10% वोट भी है। तो इस बार यदि भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार अपने प्रयासों से यदि 50 सीटों पर भी रोकने में कामयाब हो जाते हैं, 20 सीटों का भी अगर वहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है, तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव के बीच में जीत हासिल करना या प्रचंड बहुमत से आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि यदि 80 सीटों का जिस प्रकार से अगर ये फ़र्क पड़ता है, तो लगभग भारतीय जनता पार्टी जिनका कि पहले 272 सीटों का जिनको कि बहुमत के लिए सीटें चाहिए होती हैं, उसमें से यदि भारतीय जनता पार्टी के पास पिछली बार 302 के करीब सीटें थी, यदि उसमें से 80 सीटें घटा दी जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत नीचे आ जाती है। और यदि साहब को 2024 के चुनाव में अगर 250 या 232 सीटें मिलती हैं तो उनका बहुमत का आंकड़ा छूना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति के बीच में कौन सा दल है जो उनको समर्थन करेगा। जैसे कि परिस्थितियाँ इस समय इस प्रकार की चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। विदेश मंत्री जगह कोई और मंत्री जाता है, वित्त मंत्रालय के जो निर्णय है वो कोई और ही लेता है, और सरकारें जो है पीएमओ चला रही है। तो ऐसी स्थिति के बीच में जो है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के बीच में अपने दल से भी, अपने अंदरूनी पार्टी के अंदरूनी जो
नेता हैं जो कि जिनके मन में द्वंद्व चल रहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। देखना है कि आने वाले चुनाव में क्या होता है, 2024 में किस प्रकार की रणनीति रहती है भारतीय जनता पार्टी की, कैसी रणनीति रहती है विपक्ष की। जैसे कि विपक्ष को थोड़ा सा झटका जरूर लगा है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विपक्ष जो है कमज़ोर हुआ है, इसीलिए उन्होंने जो 6 दिसंबर को मीटिंग होनी थी महागठबंधन की, उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। वो मीटिंग कैंसिल नहीं हुई है, उस मीटिंग की जो है तारीख बदली गई है, क्योंकि 6 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे ने एकदम अचानक जो है इस मीटिंग की कॉल दी थी। और हुआ ये कि नीतीश कुमार जी की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊँगा। और ममता बनर्जी पहले से ही कई प्रोग्रामों के बीच में व्यस्त थी, जिसके परिणाम ये निकला कि मीटिंग में आने में इन लोगों ने असमर्थता जताई और राहुल गांधी भी देश से बाहर जा रहे थे, जिसकी वजह से इस मीटिंग को 17 दिसंबर के लिए टाला गया। 17 दिसंबर को भी ये मीटिंग संपन्न होगी और इस बार जो महागठबंधन की मीटिंग होगी उसके बीच में विचार विमर्श नहीं किया जाएगा, इस बार फैसले लिए जाएंगे। और उम्मीद की जा रही है कि जो सीट बंटवारे को लेकर इस बार जो है महागठबंधन फैसला लेगा और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के बीच में अखिलेश यादव को इसकी कमान सौंपी जाए कि किसको सीटें देनी है, कितनी सीटें किस दल को देनी है। ये निर्णय शायद अखिलेश यादव लेंगे उत्तर प्रदेश के बीच में। ज्ञात सूत्रों से जो हमारे को जानकारी मिल रही है उसके आधार पर हम आपको ये बात कह रहे हैं। और दिल्ली के बीच में अरविंद केजरीवाल जी को कहा जाएगा, उनके ऊपर निर्णय छोड़ दिया जाएगा कि वो किस दल को और कहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं दिल्ली और पंजाब के बीच में। ऐसे ही जितने भी क्षेत्रीय दल हैं जहां पर वो ताकतवर है, वहां पर कांग्रेस जो है उनको पूरा अधिकार देगी, महागठबंधन पूरा अधिकार देगा कि वो देखें कहां से कौन सी पार्टी का उम्मीदवार चुनाव लड़कर चुनाव जीत सकता है। क्योंकि सबका एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है मोदी को सत्ता से बाहर करना। इसी उद्देश्य से लेकर महागठबंधन जो है चुनाव की तैयारी करेगा। देखना है कि क्या होगा, क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के लिए अपनाती है और क्या महागठबंधन अपनाता है, कौन 2024 के लोकसभा चुनाव में बाजी मारता है, ये तो देखना होगा। लेकिन जहाँ तक बात है ईवीएम की, विपक्ष को उसके बारे में भी सोचना होगा, उसके ऊपर भी ध्यान रखना होगा। हमने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था कि कैसे मध्य प्रदेश के बीच में ईवीएम का खेला हुआ। अगर विपक्ष चाहता है कि वो पूरी बहुमत के साथ आए और अपनी सरकार बनाए, तो उसको जहां अपनी नीतियों को लेकर गांव-गांव जाना होगा, सबको बताना होगा क्या कारण था, क्यों विपक्ष जो है जीती हुई बाजी हार जाता है, क्या कारण है कि मोदी जी की जो गारंटी है वो इनके ऊपर भारी पड़ती है। बताना होगा कि क्या मोदी जी ने कहा, क्या गारंटी दी और उसके ऊपर क्या काम हुआ। हिंदुस्तान के बीच में जगह जगह पर होर्डिंग लगाए गए कि 450 रुपये का गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। तो कार्यकर्ता जो हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता या महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, उनको उन होर्डिंगों की फ़ोटो लेनी होगी। फ़ोटो लेकर वो दूसरे प्रदेशों में जाएं। यदि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के बीच में 450 रुपये में सिलेंडर दे सकती है, तो जहां पूरे देश के बीच में उनका राज्य है, तो बाकी जगहों पर क्यों नहीं 450 रुपये का सिलेंडर दिया जा सकता। एक एक घर में जाएं, एक एक घर में जाकर बताएं कि मोदी जी की ये गारंटी थी कि 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। कि एक एक घर में जाकर बताना पड़ेगा कि जो मोदी जी ने गारंटी दी, वो गारंटी जो है कहीं पर भी उनकी जो गारंटी का कोई अर्थ नहीं है, सब झूठ था। जाके एक एक कार्यकर्ता को एक एक घर में जाकर सबको बताना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस की उपलब्धियां रही, क्या जो क्षेत्रीय दल है उनकी उपलब्धियां रही, और क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने गारंटियां दी उनका क्या असर निकला, क्या उनके ऊपर काम हुआ, क्या उन गारंटियों से किसी प्रकार का जनता को लाभ हुआ। अगली वीडियो में हम आपको किसी और विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करें, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।